हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री हब बाय रिद्धि। मैं रिद्धि झा स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल में। नवीन राज्यों के उदय में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे और हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था सिखों को खत्म करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अब मैसूर के बारे में। जब हम लोग मैसूर पढ़ेंगे तो स्पेशली जो हमारा फोकस होगा वो होगा हैदर अली और टीपू सुल्तान पे। चलिए शुरू करते हैं। मैसूर में फर्स्ट पॉइंट हमारा है 1612 ईस्वी में वेंकट द्वितीय द्वारा मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना हुई जो विजयनगर का ही भाग था। क्या हुआ 1612 ईस्वी में? कब? 1612 ईस्वी में वेंकट द्वितीय द्वारा मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना हुई जो विजयनगर का ही भाग था। तो वाडियार राजवंश की स्थापना कब हुई थी? 1612 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं 18वीं शताब्दी में मैसूर का राजा चिक्का कृष्णराज था। 18वीं शताब्दी में मैसूर का राजा कौन था? चिक्का कृष्णराज। परंतु वास्तविक शक्ति दो मंत्रियों नेंजराज और देवराज के हाथों में थी। ये एक बेस हो गया। जब हम लोग मैसूर शुरू करेंगे तो एक बेस में एक दो पॉइंट है वो पढ़ेंगे। 18वीं शताब्दी में मैसूर का जो राजा था 18वीं शताब्दी का मतलब क्या हो गया? 1700 से 1800। ओके, तो 18वीं शताब्दी में मैसूर का जो राजा था वो चिक्का कृष्णराज था। परंतु वास्तविक शक्ति जो थी वो दो मंत्री थे। कौन कौन? नेंजराज और देवराज इनके हाथों में थी। अब इसी समय आइए जानते हैं कि हैदर अली का उदय जो है वो कैसे हुआ। हैदर अली का जो काल था वो था 1761 से 1782। कब तक था? 1761 से 1782। ओके, हैदर अली का जन्म जो है वो मैसूर के कोलार जिले में 1721 ईस्वी में हुआ था। हैदर अली का जन्म कब हुआ था? मैसूर के कोलार जिले में 1721 ईस्वी में जो है हैदर अली का जन्म हुआ था। और हैदर अली के जो पिता थे फतेह मोहम्मद, ये मैसूर के राजा के यहाँ सेना में उच्च पद पर नियुक्त थे। हैदर अली के पिता जो थे कौन थे? पिता फतेह मोहम्मद। ये जो थे मैसूर के राजा के यहाँ सेना में थे और उच्च पद पर थे। और इसी के कारण चूंकि पिता भी उच्च पद पर थे और हैदर अली भी जो था वो बचपन से ही प्रभावशाली था और इसी कारण हैदर अली की योग्यता से प्रभावित होकर नेंजराज, जिसके हाथों में उस समय शक्ति थी राज्य काज की, नेंजराज ने उसे 1755 ईस्वी में डिंडीगुल के फौजदार का पद प्रदान किया। नेंजराज ने क्या किया? हैदर अली की योग्यता से प्रभावित होकर नेंजराज ने, जिसके हाथ में उस समय कार्यभार था, जो कि शासक को अपना कठपुतली बनाकर चलता था, नेंजराज ने जो है 1755 ईस्वी में हैदर अली को डिंडीगुल का जो है, डिंडीगुल एक जगह का नाम है, फौजदार प्रदान किया, फौजदार बनाया। अब हैदर अली क्या करता है? चूंकि हैदर अली अशिक्षित था तो जब वो फौजदार बनता है तो वह दो काम सबसे पहले करता है। एक काम करता है कि वह खंडेराव नामक ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त करता है। ओके, खंडेराव नामक ब्राह्मण को अपना सलाहकार कौन नियुक्त करता है? तो वो है हैदर अली। ओके, और दूसरा काम हैदर अली ये करता है कि फ्रांसीसियों की सहायता से 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक शास्त्रागार की स्थापना करता है। डिंडीगुल में एक शास्त्रागार की स्थापना कौन करता है? हैदर अली करता है। कब करता है? 1755 ईस्वी में। ओके, हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार बनने के बाद दो काम करता है। एक काम करता है कि वह खंडेराव नामक ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त करता है और दूसरा काम करता है 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक शास्त्रागार की स्थापना करता है। क्या होता है? कुछ समय बाद मैसूर की राजधानी, अब हैदर अली धीरे धीरे अपना शक्ति जो है वो सुदृढ़ करने लगता है और कुछ समय बाद वह मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टम पर भी आक्रमण करके नेंजराज को बंदी बनाकर स्वयं राजा के संरक्षण के रूप में कार्य करना आरंभ कर देता है। जब हैदर अली धीरे धीरे अपना शक्ति एकत्रित करने लगता है, खंडेराव नामक ब्राह्मण जो कि विद्वान थे उसे अपना सलाहकार भी नियुक्त करता है, तो कुछ समय बाद क्या करता है? वो मैसूर की जो राजधानी होती है श्रीरंगपट्टम, उस पर आक्रमण करके अधिकार कर लेता है
और जिसके हाथ में उस समय कार्यभार थे, जिसने हैदर अली को सूबेदार भी बनाया था, उस नेंजराज को गिरफ्तार कर लेता है, उसे जो है बंदी बना लेता है और राजा के संरक्षक के रूप में कार्य करना आरंभ कर देता है। और फाइनली वह 1761 ईस्वी में मैसूर का शासक नियुक्त होता है। तो हैदर अली मैसूर का शासक नियुक्त कब होता है? 1761 ईस्वी में। 1755 में वह सूबेदार बनता है और 1761 ईस्वी में वह शासक नियुक्त होता है। इन 6 वर्षों में वह कठिन मेहनत करके, बहुत सारा मेहनत करके एक सूबेदार से शासक के पद तक पहुंचता है। हमें हैदर अली से ये चीज सीखनी चाहिए। ओके, इसके बाद क्या होता है, उसी समय जो थे अंग्रेज भी पलाशी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़के वो भी अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर रहे थे, और इधर हैदर अली जो था वो फैलते ही जा रहा था, अपनी शक्ति को बढ़ाते ही जा रहा था। इसके लिए हैदर अली जो था उस समय मराठों के लिए, निजामों के लिए और इवन अंग्रेज के लिए भी जो था वो एक क्या बोलते हैं उसको, संकट की तरह दिखाई दे रहा था। और इसी कारण अंग्रेज और हैदर अली में जो है वो संघर्ष शुरू होता है। अंग्रेज और हैदर अली में कुल 4 युद्ध होते हैं, जिसको हम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। वो 4 युद्ध होते हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 उस युद्ध के बारे में पढ़ेंगे एंड देन मैसूर में जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट है वो इतना ही है और फिर ये खत्म हो जाएगा। देन वी रीड अवध। आज हम लोग मैसूर खत्म करेंगे। पहला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1767 से 69 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1767 से 69 ईस्वी में होता है। इसका कारण क्या था? इसका कारण था अंग्रेज और हैदर अली जो थे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अंग्रेज और हैदर अली जो थे वो दोनों के दोनों अपनी शक्ति को जो है वो विस्तृत करना चाहते थे, फैलाना चाहते थे। ओके, हैदर अली का जो था वो अंग्रेजों से ज्यादा अंग्रेज के जो प्रतिद्वंदी थे यानी कि फ्रांसीसी, उसमें रुचि थी। हैदर अली जो था वो अंग्रेजों में इंटरेस्टेड नहीं था, वो नहीं चाहता था कि अंग्रेज भारत में रहे, लेकिन फ्रांसीसियों में उसकी रुचि ज्यादा थी और इसके कारण अंग्रेज जो थे वो अंग्रेज को हैदर अली पसंद नहीं आते थे। अब आपके प्रतिद्वंदी में कोई रुचि लेगा तो डेफिनेटली वो आपको पसंद नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट है, और तत्कालिक कारण क्या हुआ? 1767 ईस्वी में हैदर अली ने कन्नड़ तट पर आए एक अंग्रेजी बेड़े को नष्ट कर दिया और यह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का जो है वो तत्कालिक कारण हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व जो था वो सर जनरल स्मिथ कर रहे थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सर जनरल स्मिथ। ओके, पहले तो अंग्रेजों को चंगामा और त्रिनोमली एक जगह का नाम है, वहां पर सर्वप्रथम अंग्रेजों को सफलता मिली, किंतु बाद में हैदर अली ने अंग्रेजों को हराकर मंगलौर पर अधिकार कर लिया और 3 ओर से मद्रास को घेरा और इस युद्ध में अंग्रेजों को बहुत क्या हुई? क्षति हुई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में सबसे हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट जानते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है अंग्रेजों का नेतृत्व सर जनरल स्मिथ कर रहे थे। क्या हुआ कि शुरुआत में तो अंग्रेजों को सफलता मिली। ओके, शुरुआत में अंग्रेजों को कहां सफलता मिली? चंगामा और त्रिनोमली में। ओके, किंतु बाद में हैदर अली ने क्या किया? अंग्रेजों को हराकर मंगलौर पर अधिकार कर लिया और मद्रास को भी क्या किया? 3 ओर से घेर लिया और इस युद्ध में अंग्रेजों को बहुत क्षति हुई और हारकर अंग्रेज जो है वो 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को अंग्रेजों ने हैदर अली से मद्रास की संधि कर ली। क्या किया अंग्रेजों ने? 4 अप्रैल 1769 को अंग्रेजों ने हैदर अली से मद्रास की संधि कर ली। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? मद्रास की संधि 1769। ओके, इस संधि के अंतर्गत क्या सब हुआ आइए जानते हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे को विजित प्रदेश लौटा दिए। जो भी प्रदेश एक दूसरे के विजित किए थे, जो भी हैदर अली ने अंग्रेजों का जीता था, अंग्रेजों ने हैदर अली का जीता था, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए? लौटा दिए।
और अंग्रेजों ने हैदर अली को बहुत सा धन दिया क्षतिपूर्ति के रूप में। युद्ध में हैदर अली का जो भी क्षति हुआ उसके पूर्ति हेतु अंग्रेजों ने उसे बहुत सा क्या दिया, धन दिया। ओके, 1771-72 में जब माधवराव पेशवा के नेतृत्व में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने इसकी सहायता नहीं की और क्रोधित होकर हैदर अली क्या करने लगे, अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। मद्रास की संधि हुई। दोनों पक्ष ने एक दूसरे के विजित प्रदेश को लौटा दिया। ओके, हैदर अली को बहुत सा धन भी मिला और दोनों ने एक दूसरे से वादा भी किया कि अगर कोई तीसरा हम दोनों में से किसी पर आक्रमण करेगा तो हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। ओके, लेकिन हमेशा की तरह अंग्रेज जो थे वो अपने वादे पे नहीं टिके। जब 1771-72 में मराठों ने पेशवा माधवराव के नेतृत्व में हैदर अली पर आक्रमण किया तो अंग्रेज जो थे वो ऐसे ही रहे, उन्होंने हैदर अली की सहायता नहीं की और इससे क्रोधित होकर हैदर अली जो था वो अवसर की प्रतीक्षा करने लगा और वही अवसर की प्रतीक्षा उसकी खत्म हुई द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। द्वितीय आंग्ल मैसूर कब हुआ, 1780 से 84। ओके, लेट्स नो अबाउट द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका कारण क्या था, मद्रास की संधि का अंग्रेजों द्वारा उल्लंघन। इसका सबसे पहला कारण क्या था, मद्रास की संधि जो है वो अंग्रेजों ने उल्लंघन किया था। हम लोग जानते हैं कि कैसे उल्लंघन किया था। मराठों ने उस पर आक्रमण किया, माधवराव ने 1771-72 में, और अंग्रेजों ने उसका साथ, हैदर अली का साथ नहीं दिया। ओके, पहला कारण ये था। दूसरा था अंग्रेजों ने माहे नामक फ्रांसीसी बस्ती पर अधिकार कर लिया जो कि मैसूर राज्य में थी। अंग्रेज जो थे वो माहे नामक स्थान फ्रांसीसी बस्ती पर अधिकार कर लेते हैं जो कि मैसूर राज्य में थी। हैदर अली ने अंग्रेजों से कहा कि आप माहे खाली कर दो, लेकिन अंग्रेज जो थे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो इसके कारण भी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। नेक्स्ट कारण है 1779 में त्रिगुट संघ की स्थापना भी एक प्रमुख कारण था। भारत के जो भी उस समय शक्तिशाली केंद्र थे, निजाम, मराठा और हैदर अली, इन तीनों ने मिलकर 1779 में एक त्रिगुट संघ बनाया अंग्रेजों के विरुद्ध। तो इस कारण भी जो, और इसमें हैदर अली की भूमिका जो थी वो प्रमुख थी, तो इस कारण भी अंग्रेज जो थे वो हैदर अली से युद्ध किया, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब ये युद्ध शुरू कैसे हुआ, आइए उसके बारे में जानते हैं। 1780 ईस्वी के मध्य, 1780 से ये शुरू है ना, 80 से 84, 1780 ईस्वी के मध्य हैदर अली ने विशाल सेना तथा 100 तोपों को लेकर कर्नाटक के नवाब पर आक्रमण किया। क्या किया हैदर अली ने, कर्नाटक का नवाब जो था, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कर्नाटक का नवाब जो था वो अंग्रेजों का भक्त था। उसको अगर कोई दिक्कत होगा तो अंग्रेज बीच में आएंगे। हैदर अली को कर्नाटक के नवाब से प्रॉब्लम हुआ तो हैदर अली ने 1780 में क्या किया, विशाल सेना और 100 तोप लेकर कर्नाटक के नवाब पर आक्रमण किया और नवाब जो था वो अंग्रेजों की शरण में, नवाब जो था वो भागकर मद्रास पहुंचा। अब उसके मद्रास पहुंचते ही अंग्रेज तो बीच में आएंगे ही, तो इस तरह से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अंग्रेज जब मद्रास के नवाब अंग्रेज के पास भागते हैं तो कर्नाटक के नवाब, तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक सेना हेक्टर मुनरो की अध्यक्षता में मद्रास से और दूसरी सेना कर्नल बेली की अध्यक्षता में गुंटूर से हैदर अली के विरुद्ध भेजी। अंग्रेज भी जो थे वो हैदर अली के विरुद्ध युद्ध करना चाहते ही थे पहले से, तो अंग्रेजों ने एक सेना हेक्टर मुनरो की अध्यक्षता में मद्रास से और दूसरी सेना कर्नल बेली की अध्यक्षता में गुंटूर से हैदर अली के विरुद्ध भेजी। आगे क्या होता है, हैदर अली जो था वो कर्नल बेली को हरा देता है। ओके, और यह सुनकर मुनरो जो कि मद्रास से आया था वो भी फिर मद्रास की ओर भाग जाता है। और अंग्रेजों के इस तरह हारने और भागने से उस समय के जो गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ये क्या करते हैं, सर आयरकूट, एक नया चेहरा आता है, सर आयरकूट की अध्यक्षता में एक सेना भेजते हैं और आयरकूट सफल भी रहते हैं कुछ हद तक। 1781 में ये पोर्टो नोवा और पोलिनोर के युद्ध में हैदर अली को पराजित करते हैं बहुत सारा नुकसान के बाद। वॉरेन हेस्टिंग्स सब सुनते हैं कि कर्नल बेली भी भाग गया, ये मुनरो भी भाग गया,
तो वो सर आयरकूट की अध्यक्षता में जो है वो एक सेना भेजते हैं और आयरकूट 1781 में पोर्टो नोवा और पोलिलोर के युद्ध में हैदर अली को पराजित करता है। लेकिन इस युद्ध में अंग्रेजों की क्षति बहुत होती है, धन की बहुत क्षति होती है। 1782 में एक दुर्घटना होता है। 1782 में क्या होता है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। इधर आयरकूट भी मर जाते हैं, लेकिन हैदर अली के मृत्यु के बावजूद भी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध रुकता नहीं है। तो उसका नेतृत्व कौन करता है, हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान। ओके, टीपू सुल्तान क्या करता है, 1783 ईस्वी में बदनौर पर अधिकार कर लेता है। टीपू भी हैदर अली की तरह ही निर्भीक था, अच्छा सैनिक था, अच्छा नेतृत्व करता था। तो वो क्या करता है, 1783 ईस्वी में बदनौर पर अधिकार कर लेता है। अंग्रेज भी रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने क्या किया, नवंबर 1783 में अंग्रेजों ने पालघाट और कोयम्बटूर पर अधिकार कर लिया। ओके, तो इस तरह से एक दूसरे के क्षेत्रों पर अधिकार करते हैं, लेकिन अंग्रेज थक हार कर मंगलौर की संधि करते हैं 1784 ईस्वी में। ओके, तो मंगलौर की संधि के अंतर्गत क्या होता है, मंगलौर की संधि जो है वो टीपू सुल्तान और मद्रास के अंग्रेज गवर्नर जॉर्ज मैकार्टनी के बीच होता है। जॉर्ज मैकार्टनी। ओके, मंगलौर की संधि टीपू सुल्तान और मद्रास के अंग्रेज गवर्नर मैकार्टनी के बीच होता है। इसके अंतर्गत यह तय किया जाता है कि हम दोनों ने पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो हुआ था मैसूर की संधि, उसी के तरह इसमें तय किया जाता है कि हम लोगों ने आज तक जितना भी एक दूसरे का प्रदेश जीता वो वापस कर देंगे। जो भी हमारे युद्ध बंदी है एक दूसरे के पास वो भी हम लोग एक दूसरे को दे देंगे, और ऐसे करके मंगलौर की संधि संपन्न होती है। मंगलौर की संधि पर टिप्पणी करते हैं वॉरेन हेस्टिंगस। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वॉरेन हेस्टिंगस मैकार्टनी से नाराज होकर कहते हैं कि ये मैकार्टनी कैसा आदमी है, मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि वह इस संधि के बावजूद भी कर्नाटक खो देगा। ओके, ये सारा विवाद जो है वो कर्नाटक से शुरू हुआ था। मैकार्टनी से वॉरेन हेस्टिंगस नाराज होकर बोलते हैं कि ये मैकार्टनी कैसा आदमी है, मैं अभी भी विश्वास करके कह सकता हूं कि इस संधि के बावजूद भी वो है जो कर्नाटक खो देगा। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर, तृतीय आंग्ल मैसूर जो है वो 1790 से 92 ईस्वी के बीच में हुआ था। और इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि टीपू ने 14 दिसंबर 1789 ईस्वी को ट्रवनकोर पर आक्रमण किया। टीपू ने इस युद्ध की शुरुआत की और 1789 ईस्वी में ट्रवनकोर पर आक्रमण किया। ट्रवनकोर का जो राजा था वो अंग्रेजों का क्या था, मित्र था। अतः कॉर्नवालिस ने जो है टीपू के विरुद्ध युद्ध की क्या कर दी, घोषणा कर दी। कॉर्नवालिस जो है, अंग्रेजों ने मराठा निजाम के साथ मैत्री संधि कर ली। अंग्रेज जानते थे कि अगर मराठा निजाम और ये टीपू सुल्तान एक हो गए तो उनका टिकना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने मराठा और निजाम से मैत्री की संधि कर ली और उन्होंने मराठा और निजाम को यह लोभ भी दिया कि जो भी वो विजयी करेंगे टीपू सुल्तान से, वह सैनिक टुकड़ियों की सहायता करने का वादा किया। अंग्रेजों ने युद्ध की उपलब्धियों को तीनों में बांटने का आश्वासन दिया। क्या हुआ, अंग्रेजों ने मराठा और निजाम से मैत्री की संधि कर ली। मराठा और निजाम ने कहा कि वे टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो है अंग्रेजों का साथ देंगे, और अंग्रेजों ने कहा कि युद्ध के बाद हम लोग को जो भी मिलेगा, जो भी हमारी उपलब्धि होगी, वो हम तीनों जो है बराबर बराबर बांटेंगे। ओके, फिर क्या हुआ, 1790 ईस्वी में जनरल मिजोड के नेतृत्व में सेना ने मैसूर पर असफल आक्रमण किया। मैसूर पर असफल आक्रमण पहला 1790 ईस्वी में जनरल मिजोड ने किया। फिर क्या हुआ, फिर कॉर्नवालिस ने स्वयं दिसंबर 1790 ईस्वी में सैन्य का संचालन किया और राजधानी श्रीरंगपट्टम की ओर बढ़ा। कॉर्नवालिस ने देखा कि जनरल मिडोम से कुछ नहीं हो पाया तो वह स्वयं सेना का संचालन किया और श्रीरंगपट्टम, जो कि मैसूर की राजधानी थी, की ओर बढ़ा। 1791 ईस्वी में अंग्रेजों ने देवली और बल्लीपुर के दुर्गों पर अधिकार कर लिया। कॉर्नवालिस योग्य था, साहसी था और उसी के नेतृत्व में 1791 में अंग्रेजों ने देवली और बल्लीपुर के दुर्गों पर अधिकार कर लिया। ये हम लोग तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की कहानी जान रहे हैं।
जनवरी 1792 ईस्वी में अंग्रेजों ने निजाम और मराठों की संयुक्त सेना के साथ श्रीरंगपट्टम पर दूसरी बार आक्रमण कर नगर के बाहरी भागों पर अधिकार कर लिया। फिर क्या हुआ? जनवरी 1792 ईस्वी में अंग्रेजों ने निजाम और मराठों की संयुक्त सेना पर के साथ श्रीरंगपट्टम पर दूसरी बार आक्रमण कर नगर के बाहरी भागों पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। टीपू ने आत्मसमर्पण कर दिया और दोनों के मध्य मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टम की संधि हो गई। इस संधि के अनुसार टीपू को 3 करोड़ रुपए हर्जाना तथा आधा राज्य देना पड़ा। और जैसा कि अंग्रेजों को मराठों और निजाम का साथ मिला तो उन्होंने श्रीरंगपट्टम पर दूसरी बार आक्रमण करके बाहरी भागों पर अधिकार कर लिया। फिर टीपू को हार मानकर आत्मसमर्पण करना पड़ा और दोनों के मध्य मार्च 1792 ईस्वी में तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टम की संधि हुई। उस संधि के अनुसार यह तय हुआ कि टीपू को 3 करोड़ रुपए हर्जाना देना पड़ेगा और आधा राज्य देना पड़ेगा। लेकिन 3 करोड़ रुपए जो होते हैं वो बहुत बड़ी रकम होती है, तो अंग्रेजों ने कहा कि जब तक वो रकम नहीं चुका पाए तो टीपू के दोनों पुत्र जो थे अब्दुल खालिक और मुजीउद्दीन, उसको अंग्रेजों के पास बंधक बनाकर रखना पड़ा। और ये सब तय हुआ मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टम की संधि के बाद। उसके बाद क्या हुआ? मालाबार, बारामहर, गुर्ग, डिंडीगुल के क्षेत्र अंग्रेजों को, उत्तर पश्चिम में धारवाड़ मराठों को और उत्तर पूर्व में कडप्पा से करनूल तक का क्षेत्र निजाम को मिल गया। जैसा कि तय हुआ था, तीनों ने विजित प्रदेश को आपस में बांट लिया। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टम की संधि के शर्तों से खुश होकर कॉर्नवालिस ने, जो कि उस समय का गवर्नर जनरल था, डंडस को पत्र लिखता है कि हमने मित्रों को बिना शक्तिशाली बनाए ही शत्रुओं को क्या कर दिया? कुचल दिया। ये स्टेटमेंट कॉर्नवालिस का है कि हमने अपने मित्रों को बिना शक्तिशाली बनाए हुए ही शत्रुओं को कुचल दिया, और वह यह बात डंडस को पत्र में लिखकर बताता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1799 ईस्वी में हुआ था। टीपू ने राजनीतिक संबंध स्थापित, अब टीपू का जो है वो देश के, अपने देश के जो भी थे, मराठे थे, निजाम थे, उससे विश्वास उठ गया था अपने देश के शक्तियों से। तो उसके लिए टीपू ने जो है विदेशों शक्तियों से आशा करने लगा। तो टीपू ने क्या किया? राजनीतिक संबंध विदेशों से स्थापना करने के लिए काबुल, फारस, अरब और मॉरिशस में अपने राजदूत भेजे। ओके, मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ने उत्साहित होकर और अनेक फ्रांसीसी सेना में सम्मिलित हो गए। और मॉरिशस के गवर्नर थे वो उत्साहित होकर अनेक फ्रांसीसी सेना जो थे वो टीपू के राज्य में क्या हो गए? शामिल हो गए। ओके, टीपू फ्रांसीसी प्रजापति का सदस्य हो गया और स्वयं को नागरिक टीपू कहकर पुकारने लगा। लेकिन उस समय का जो गवर्नर जनरल था वेलेजली, वो उसकी चाल से क्या हो गया? वाकिफ हो गया, पूरी तरीका से वाकिफ हो गया। वो उसकी चाल से पूरी तरीके से वाकिफ हो गया और वेलेजनी ने हैरिस, जनरल स्टुअर्ट और गवर्नर जनरल के भाई आर्थर वेलेजली के सेनापतित्व में फरवरी 1799 ईस्वी में टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। वेलेजली ने क्या किया? हैरिस, जनरल स्टुअर्ट और गवर्नर जनरल के भाई आर्थर वेलेजली के नेतृत्व में टीपू के विरुद्ध जो है वो युद्ध की घोषणा कर दी और यही घोषणा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के रूप में जाना गया। अब युद्ध की कहानी क्या है आइए जानते हैं। शदासीर और मलाली नामक स्थान पर टीपू की हार हुई और फिर जो विजयी अंग्रेज सेना थी उन्होंने श्रीरंगपट्टम को घेर लिया। टीपू ने डटकर सामना किया किंतु अंत में अपनी राजधानी की सुरक्षा करते हुए टीपू को वीरगति प्राप्त हुई। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू को मृत्यु मिलता है और टीपू के मृत्यु के बाद उसका राज्य का विभाजन होता है। आइए जानते हैं कैसे होता है विभाजन। कायरा, कोयम्बटूर, दारापुरम और श्रीरंगपट्टम का भूप्रदेश जो है अंग्रेज को प्राप्त होते हैं। गुटी, कुरमकोंड और चिंतल दुर्ग का कुछ भाग निजाम को मिलता है
और मराठे जो थे वो अपना जो भी उनका हिस्सा था वो लेने से इनकार कर देते हैं, तो उनका हिस्सा भी निजाम और अंग्रेज आपस में बांट लेते हैं। और उसके बाद जो भी मैसूर का शेष भाग बचता है उस पर वाडियार वंश के राजा चामराज के अल्पवयस्क पुत्र कृष्ण को दे दिया जाता है। तो टीपू के अंत के बाद अंग्रेज और निजाम आपस में राज्य बांट लेते हैं, मराठों के हिस्से का भी, और उसके बाद भी कुछ ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कुछ ना हो, जहाँ पे उतनी इनकम ना हो, जहाँ पे उतना पॉपुलेशन ना हो, तो ऐसे क्षेत्र में वाडियार वंश के राजा चामराज के अल्पवयस्क पुत्र कृष्ण को दे दिया जाता है। इस युद्ध में सफलता के फलस्वरूप वेलेजली को, चूंकि वेलेजली को ही सफलता मिली थी, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में सफलता के परिणाम को लेकर वेलेजली को क्या कहा गया, मार्किस ऑफ वेलेजली की उपाधि से विशोभित किया गया। अब ये देखो कुछ पॉइंट है। टीपू का जन्म जो था वो 1750 ईस्वी में हुआ था और 1782 से लेकर 99 तक वह मैसूर का सुल्तान रहा। 1782 में अपने पिता के मृत्यु के बाद से 1799 तक वह मैसूर का क्या रहा, सुल्तान रहा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद वेलेजली कहता है कि आज पूरब का साम्राज्य मेरे कदमों पर पड़ा है। यह कथन किसका है, वेलेजली का है कि आज जो है पूरब का साम्राज्य जो है मेरे कदमों पर पला है। टीपू सुल्तान ने चांदी के आबिदी जो कि 87 ग्रेन का था, बाकिरी जो कि 43 ग्रेन का था और जाफरी जो कि 20 ग्रेन का था सिक्के चलवाए। टीपू सुल्तान ने चांदी के सिक्के थे आबिदी, बाकिरी और जाफरी नामक सिक्के चलवाए। टीपू सुल्तान जो थे वो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे और श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान ने ही लगाया। तो हम लोग का मैसूर पॉइंट खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा अवध। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।